नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सरकार के द्वारा दिया गया आदेश को भली भांति पालन करते हुए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे होंगे और स्वस्थ, सुरक्षित एवं कुशल होंगे। आज के टॉपिक में संघ एवं राज्य क्षेत्र के दूसरे भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि संविधान के किस आर्टिकल में क्या दिया गया है और उसका क्या प्रभाव है। इसी के साथ इसके बहुआयामी विस्तार, संबंध एवं प्रभाव का भी वर्णन करेंगे और अंत में इस टॉपिक से संबंधित मेंस पैटर्न पर अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए चले आप देखें। आपको पता भी होगा कि इस फर्स्ट पार्ट में हमने सारी चीजें बताई है, लेकिन आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यूनियन एंड टेरिटरी का सेकेंड पार्ट है और उस सेकेंड पार्ट में आर्टिकल बेस पे जितनी चीजें हैं उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र का परिचय, जो संविधान के पार्ट 1 में दिया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 to 4 दिया गया है। अब इसमें जो 1 से 4 आर्टिकल दिया गया है उसमें यह नाम, जैसे आर्टिकल फर्स्ट नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, संघ के क्षेत्र का नाम। उसी तरीके से आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, नए राज्यों का स्थापना एवं नामांकन। अब आर्टिकल 2A सिक्किम टू बी विथ अ यूनियन, सिक्किम संघ के साथ संबद्ध, ये जो बेसिकली क्या हो गया है कि निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज आर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एरिया और बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, इसका मतलब यही होगा कि नए राज्यों की स्थापना एवं मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल एवं सीमा में परिवर्तन एवं नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 4 में लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सुप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक, अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का है, जो संविधान के पार्ट 1 में और 1 से 4 तक दिया गया है। इसी के साथ हम देखेंगे कि आर्टिकल फर्स्ट, अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फर्स्ट जो दिया गया है उसमें क्या कहा गया है। तो आर्टिकल फर्स्ट ए, आर्टिकल फर्स्ट इसमें क्या है कि इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। ध्यान देना आप लोग, अगर इस पार्ट को पढ़ने के लिए अगर पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि आप लोग पहला इसका पार्ट देखें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, तो आपको एक एक आर्टिकल और ये सारी चीजें समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो शायद ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए फर्स्ट पार्ट देखना कंपल्सरी है, तभी इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देयर शैल बी, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल फर्स्ट सेकंड में दिया गया था स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे
जो पहली अनुसूची में दिया गया होगा या निर्दिष्ट किया गया होगा। आर्टिकल 1(3) द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, भारत के राज्य क्षेत्र में संविष्ट होने के लिए या शामिल होने की बात कही गई है। उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 1(3) का पहला पार्ट, द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्य क्षेत्र, द यूनियन, यहां पहला पार्ट में दिया कि द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्य क्षेत्र, उसमें दूसरा पार्ट दिया गया है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में दिया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी ऑक्युपाइड, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। तो आर्टिकल 1 के 3 पार्ट हो गए। आर्टिकल 1 के 3 पार्ट में पहला पार्ट में दिया गया है कि भारत का नमंक्लेचर ऑफ इंडिया की बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे में हम देखते हैं कि ये आर्टिकल 1 पार्ट 2 में द स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी ए स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया होगा या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया होगा। आर्टिकल 1/3 द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज का मतलब ही होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में संविष्ट होंगे यानी शामिल होंगे, पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची में जो दिया गया राज्य क्षेत्र है वो, और तीसरा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, ऑक्युपाइड किए गए हैं। तो इसी के आधार पर आर्टिकल 1 हम लोग देखते हैं, और ध्यान देना आर्टिकल 1 का पार्ट 3 हमें समझना है। तो टेरिटरी, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है ये भारत का राज्य क्षेत्र, और टेरिटरी ऑफ इंडिया which described clause 3 falls under the 3 कैटेगरी। अभी आपने देखा है, यहां आपने देखा है कि आर्टिकल 1(3) में 3 कैटेगरी दिया है, वो राज्यों के राज्य क्षेत्र की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है वो, और जो ऑक्युपाई किया जाएगा वो। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 1(3) के 3 क्लास दिया है, स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो इसमें 2 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एक तो स्टेट टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरीज की बात किया, टेरिटरी विच में बी ऑक्युपाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा वह क्षेत्र जो क्या किया गया हो, ऑक्युपाई किया गया हो, अर्जित किया गया हो, उसके विषय में हम लोग कहते हैं। The name of the state, union territory and their territory extent and mention of the first schedule of the constitution, संघीय व्यवस्था में राज्य, इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के विभाजन में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ अगर हम ये भी बात कहें कि दूसरी तरफ संघ शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होंगे। प्रेजेंट डेट में अगर देखें तो आज के डेट में 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी 9 है। अब ध्यान देना, ये 9 की जगह पर अभी 2 यूनियन टेरिटरी को शामिल करके एक कर दिया, दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में अब क्या हो जाएगा कि 8 यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट में क्या डिफाइन किया गया है? स्टेट टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, और वह टेरिटरी जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अर्जित क्षेत्र होता क्या है। यह अर्जित क्षेत्र होता क्या है और उस अर्जित क्षेत्र को हम लोग बेसिकली किस आधार पर और किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल 1 में जो दिया गया है उसमें 3 पार्टों में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संघीय व्यवस्था में राज्य और उसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों का विभाजन में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित प्रदेश एवं केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। While the former include their which enjoy the status of being member and federal system share distribution and power, and union territory of India include the entire territory of sovereignty of India and time extend such an territory and directly administered by central government.
डेवलपमेंट। वही कहा गया है कि सारी चीजें कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिफाइन किया गया है। अब जो तीसरा पार्ट इसका दिया गया है कि एक्वायर्ड जो टेरिटरीज है, द टेरिटरी कैन बी सेड हैज बीन एक्वायर्ड व्हेन इंडियन यूनियन acquires sovereignty over such territory according to ये modes recognized by the international law, purchase, treaty, cession and conquest। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे किसी क्षेत्र को तब तक अधिगृहित क्षेत्र का तब अधिगृहित क्षेत्र कहा जाता है, यानी एक्वायर्ड एरिया कहा जाता है, जब भारतीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उस क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त कर ले। इसका मतलब ये है कि उसको संप्रभुता मतलब उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार हो जाए, और यह जो अर्जित किया गया हो, या तो अर्जन के द्वारा किया गया है, एक्वायर्ड किया गया हो, या युद्ध में जीत कर किया गया हो, या किसी संधि का अनुसरण किया गया हो, या अध्यार्पण के द्वारा या सेशन के द्वारा किया गया हो, इस तरह की प्रक्रिया को हम अधिगृहित क्षेत्र कहते हैं। If there was any public notification, assertion and declaration which by the government of India had declaration treated and territory part and parcel of India, the courts will be bound to recognize and acquisition as having taken place with the consequence that is territory a part of territory of Union within Article 1 3C। इसका मतलब यदि किसी सार्वजनिक अधिसूचना, दावे या घोषणा के द्वारा भारत सरकार किसी क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग घोषित करती है या मानती है, तो न्यायालय को इस अधिग्रहण को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र आर्टिकल 13C के तहत संघ के राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। सिंपल वर्ड में अगर हम यह परिभाषित करें तो आर्टिकल 1 3 यानी सी में यह कहा गया है कि कोई भी अधिगृहित क्षेत्र होगा, एक्वायर्ड एरिया होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन होगा, और यह अर्जन के द्वारा हो सकता है, युद्ध के द्वारा जीता जा सकता है, या किसी संधि के अनुसरण करते हुए, या किसी अध्यार्पण के द्वारा, या स्वामी विहीन क्षेत्र पर कब्जा करके, अगर कोई जिसका कोई मालिक नहीं है। कंक्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई लैंड है या कोई एरिया है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो हम उसको ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो वो सारा क्षेत्र जो होगा वो इंडिया टेरिटरी का पार्ट होगा। और इसके लिए क्या होगा कि यदि किसी सार्वजनिक अधिसूचना, दावे या घोषणा के भारत सरकार के किसी क्षेत्र को या भारत सरकार के अभिन्न अंग घोषित करती है या मानती है, तो न्यायालय इस अधिघोषणा पर या इस अधिग्रहण को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र आर्टिकल 13C के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा होगा। ये रहा आपका आर्टिकल 1 का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं फेडरेशन वर्सेस यूनियन, यानी दोनों का अगर हम बात करें तो फेडरेशन वर्सेस यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, लेकिन इसका उपयोग और प्रयोग दोनों ही अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कहा जाता है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी हैज प्रपोज्ड व्हाइल एंड चूजिंग द वर्ड यूनियन इज प्रेफरेंस टू फेडरेशन। प्रारूप समिति द्वारा परिसंघ शब्द के स्थान पर, परिसंघ मतलब कि फेडरेशन, परिसंघ शब्द के स्थान पर संघ शब्द को वरीयता देने के पीछे एक विशेष उद्देश्य निहित था या लागू था। They were of the view that the word union better expresses the fact that Union of India is not the outcome of an agreement among the whole provinces, and it's not open any state or a group of a state and secede from the union or to vary the boundary of their state and ये state on their own free will। कहने का मतलब यही है
कि भारतीय संघ प्रांतों के मध्य समझौता का परिणाम नहीं है। यानी जो हमारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो उनको जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर कराया गया, मतलब विलीन किया गया, राज्य क्षेत्र में विलीन किया गया, तो ये उनके मध्य कोई समझौता नहीं है, वो बेसिकली विलीनीकरण किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किया गया था। और दूसरा, कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही कोई भी राज्य स्वेच्छा से अपने राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, इसमें दो पार्टों में डिवाइड किया गया है कि यूनियन शब्द की जो बात कही गई है, भारतीय संघ जो होगा प्रांतों के मध्य समझौता का परिणाम नहीं है, यानी कि यह उनके बीच कोई ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हुआ है और इस तरीके से कोई प्रक्रिया नहीं है, बस ये कहा गया कि मध्य समझौता नहीं है। और कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही कोई भी राज्य स्वेच्छा से अपने राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यूनियन शब्द जो हमारी प्रारूप कमेटी ने जिस तरीके से रिकमेंड किया उसके पीछे एक दूरदर्शिता दिखती है कि राज्यों को अगर ज्यादा से ज्यादा अधिकार अगर दे दिया जाता है तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये कहा गया है कि राज्य जो है वो भारतीय संघ प्रांतों के मध्य समझौता नहीं है, और दूसरा कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही कोई भी राज्य स्वेच्छा से अपने राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। द फेडरेशन इज द यूनियन बिकॉज द individual through the country and people can be divided into different states for the convenient administration and country one integral whole, the people living under a single imperium derived from the single source। कहने का मतलब एक है कि इस प्रकार भारत एक संघ है तथा वह विभक्त नहीं हो सकता। हालांकि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु देश एक अखंड इकाई है जहां लोग एक ही सोच से उत्पन्न एक ही सत्ता के अंतर्गत रह रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि भारत राज्यों का संघ है और इसे विभक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, किंतु देश एक अखंड इकाई है, देश में किसी भी तरह का विभाजन नहीं होगा, लेकिन अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम देश के विभिन्न पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि विभाजित कर सकते हैं, जहां एक ही सत्ता हो और एक ही सोर्स से सभी लोग सत्ता के अंतर्गत आते। तो ये रहा फेडरेशन और ये रहा आपका। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में अगर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, और अनुच्छेद अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो उसमें कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना। पहले अगर पार्ट में आर्टिकल एडमिशन एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, यानी नए राज्यों का, ये अगर हम बात करें नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। Parliament may be law admit into a union or establish a new state on such terms and condition as it think fit। ध्यान देना, as it thinks fit, जैसा वो उचित समझे। उसके बाद there are two powers given the Parliament by Article 2, namely the power to admit new state into union, और दूसरा है द पावर टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। यानी आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद विधि द्वारा ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे, एज इट थिंक्स फिट का मतलब होता है जो वह ठीक समझे, नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकेगा। इस प्रकार आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को दो प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है।
पहला है नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित करना, और दूसरा है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति। ये कहा गया है पावर टू एडमिट एंड न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, यानी नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने, और दूसरा है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति। इसी के आधार पर अगर हम बात करें, तो ये है द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू इंडिया इनटू द यूनियन, यानी नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित करने की जो शक्ति है वो बेसिकली क्या करता है, इसके अंतर्गत हम क्या चीजें करते हैं। The first ये कहा गया the first refers to admission duly organized political community state which already exists, while the second to the formation of state where none existed before. Article 2 refers to admission or establishment a new state that not a part of the Union of India. कहने का मतलब होता है कि उनकी पहली शक्ति जो है उन राज्यों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में है, जो पहले से एग्जिस्टेंस है, मतलब पहले से अस्तित्व में है। जबकि दूसरी जो उनकी शक्ति दी गई है, पावर दिया गया है, नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है। जो ऐसे कहा जाए while the second to the formation state where non existed before, ऐसे दूसरी शक्ति यह दी गई है जो अस्तित्व में नहीं है, की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। ध्यान देना, आर्टिकल 2 जो है उन राज्यों से जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 2 रिफर्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब यही है कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं, उन राज्यों को जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होगा उसकी प्रवेश और स्थापना की बात हम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पावर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट, अब हम बात करते हैं फर्दर इट शुड बी नोट दैट आर्टिकल 2 गिव कंप्लीट discretion and power to admit and establish new state and such terms and condition as things fit। कहने का मतलब यही है कि इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 2 में संसद को पूर्ण शक्ति देता है। क्या पूर्ण शक्ति देता है? यानी फुल पावर देता है कि ऐसे नियमों एवं शर्तों को जो वह ठीक समझे, इट थिंक्स फिट, वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों को प्रवेश की स्थापना करे। Such terms and condition must however consistent with the ये foundational principle or basic structure of constitution। आप ध्यान देना, परंतु ये नियम और शर्त अनिवार्यतः संविधान के मूलभूत सिद्धांत या मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। There is nothing in constitution which would be entitled a new state after the formation, admission into the union and claim complete equality status with an existing state। जो राज्य, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नए राज्य को संघ में प्रवेश या स्थापना के पश्चात पहले से विद्यमान राज्य के समान दर्जे का अधिकार प्रदान किया जाएगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो पहले से जो ऐसे राज्य हैं जितने अधिकार उनको दिया गया है उसी के आधार पर यह चीजों को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह दो चीजें आर्टिकल 2 में दिया गया है, लेकिन ये ध्यान देना आर्टिकल 2 में जो बातें कही गई है उसमें कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं, ध्यान से समझना, कि इट थिंक्स फिट का मतलब जैसा वह उचित समझे उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। और ध्यान देना, यह उचित समझने का अर्थ यही है कि भारत के जब भी यह काम किया गया जाएगा भारत के संविधान के अनुसार किया जाएगा, और यह संविधान के अनुसार जो किया जाएगा उसमें ये एक चीज ध्यान दिया जाएगा कि आखिर में
वह भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए, फाउंडेशनल प्रिंसिपल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी वह मूलभूत सिद्धांत के अनुसार और मूल ढांचे के अनुसार होना चाहिए। इसी के सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2A सिक्किम, जो आज रिपील कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन आपको यह जानना होगा कि रियल में यह आर्टिकल 2A था क्या। तो उसमें एक शब्द आया है, ये आप देखेंगे, ये जो शब्द आया है जिसको प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, और प्रोटेक्टोरेट का मतलब ही होता है संरक्षित राज्य। और संरक्षित राज्य क्या होता है? इन इंटरनेशनल लॉ अ प्रोटेक्टोरेट इज अ पॉलिटिकल, ध्यान देना, इज अ पॉलिटिकल entity that formally agree by treaty to enter into a relationship with another stronger state called the protector, which agree to protect it diplomatically या militarily against the third party in exchange for which the protectorate usually accept specified obligations। कहने का मतलब संरक्षित राज्य वो राज्य है या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित राज्य वह राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल एंटिटी है, जो औपचारिक रूप से संधि द्वारा किसी अन्य सुदृढ़ राज्य यानी पावरफुल बलशाली राज्य जिसे संरक्षक राज्य कहा जाता है से संबंध स्थापित करता है। यह सुदृढ़ संरक्षक यानी पावरफुल राज्य किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध संरक्षित राज्य की रक्षा कूटनीति और सैन्य करने के लिए सहमत होता है। इसके बदले में संरक्षित राज्य सामान्यतः निर्दिष्ट दायित्वों को स्वीकार करता है। अब आपको ये चीज बता दूं कि बेसिकली क्या हुआ था कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर जनरली सभी राज्य सिग्नेचर कर रहे थे और कर भी दिए थे, तो कुछ ऐसे स्टेट जो थे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। उसमें मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर था, जूनागढ़ था और हैदराबाद रियासत था। लेकिन एक्चुअली सही कहिए तो सिक्किम जो था वो भारत का पार्ट नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट राज्य था। वहां जो था जैसे चुंग्याल शाही शासन था, तो बेसिकली अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट या तिब्बत का पार्ट था या चाइना का पार्ट आप कह सकते हो, जो कि कल्चरली अगर देखा जाए तो वो इंडिया से काफी इन्फ्लुएंस्ड था, काफी प्रभावित था। तो जो वहां के राजा थे, चुंग्याल वंश के जो शाही शासक थे, उनको ये मन था कि हम भारत में मिल जाए, लेकिन उनको थोड़ा सा संदेह इस बात का था कि क्या ऑलरेडी भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, अगर हम उनके स्टेट में मिलेंगे तो क्या जैसे अदर राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो क्या वही दर्जा हमें भी मिलेगा। इस बात के लिए वो बड़ा कंफ्यूज थे। तो जब ये बातें जब उनके सामने आई तो उन्होंने अपनी बात हमारे गवर्नमेंट के सामने रखा कि हमको ये शक है। तब इस तरीके से तो हमारे संविधान में कहीं किसी भी, चाहे आर्टिकल 1 की बात करें, आर्टिकल 2, 3, 4 में किसी भी तरह का कोई आर्टिकल तो नहीं था कि हम क्या करें कि इस तरीके से कुछ दिन आपके साथ हम रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद अगर हमें लगेगा कि हम आपके साथ आपके नियमों और कानून, आपके सेवा एवं शर्तों एवं सारी कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे और हमारे लिए अगर सुटेबल होगा और आप किसी भी तरह का ड्यूअल पॉलिसी यानी कि जो पहले से राज्य थे और हमारे राज्यों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तब हम फिर आपके राज्य के पार्ट बनने के लिए तैयार हैं। तब अब गवर्नमेंट ने यह सोचा कि आखिर में इस तरह के तो हमारे भारतीय संविधान में कोई क्लॉज नहीं है, तब उनने सिक्किम के लिए स्पेशली एक क्लॉज बनाया जो आर्टिकल 2A के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम वाज ओरिजिनली ए
प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया का मतलब यही हो, ध्यान देना। प्रोटेक्टोरेट का भी मैंने डिफाइन किया कि प्रोटेक्टोरेट वह होता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित राज्य, वह राजनीतिक इकाई होता है जो औपचारिक रूप से या संधि के द्वारा क्या किया जाता है, किसी अन्य सुदृढ़ राज्य जिसे संरक्षक राज्य कहा जाता है से संबंध स्थापित करता है, और वह जो पावरफुल राज्य है किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध संरक्षित राज्य को यानी प्रोटेक्टोरेट एरिया को वो राजनैतिक, कूटनीतिक और सैन्य सहायता करने के लिए सम्मत होता है। इसके बदले में संरक्षित राज्य सामान्यतः हमारे द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए होते हैं उसको वो पालन करते हैं। तो नो डाउट ये जो प्रक्रिया जो चल रहा था कि आर्टिकल 2A बनाया गया था और स्पेशली सिक्किम के लिए, जब उन्होंने 2 साल तक रहा और रहने के बाद जब क्या किया गया कि उनको लगा कि भारत में जैसे इनके अदर स्टेट है उसी तरीके से हमें दर्जा दिया गया है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें क्या होना चाहिए, अब भारत के संघ का एक पार्ट बनना चाहिए। तो कहा जाता है कि सिक्किम और ओरिजिनली ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, ये कहा गया कि सिक्किम मूलतः भारत का एक संरक्षित राज्य था। इट वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट, ध्यान देना एक शब्द आ गया, एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट इन 1974। 1974 में इसे संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन यानी 35वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ के एक संबद्ध राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। एसोसिएट राज्य का दर्जा करने का मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप ध्यान देना, एसोसिएट राज्य, एसोसिएट स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आर्टिकल 2A को जब बनाया गया तो उसमें एसोसिएट स्टेट की बात कही गई थी। वो 35 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था जो 1974 में। सिक्किम असेंबली एडॉप्ट a resolution 1975 abolished the institution of the Chongyal and declaring Sikkim as a constituent unit of India। 1975 में सिक्किम विधानसभा में चोंग्याल यानी शाही शासन को समाप्त करने और सिक्किम को भारत के एक संगठक क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी 75 में ये क्या कर लिया कि सिक्किम ने पूरी तरीके से अपने आप को कहा कि हम भारत के राज्य बनने के लिए अब मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। हम अब क्या कर सकते हैं कि वहां का जो चुंग्याल शाही शासन था उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद वो भारत के एक संगठक क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। द जनरल रेफरेंडम वाज हेल्ड which further paved the way for the integration of the state with the Indian Union। कहने का मतलब एक सामान्य जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह द्वारा इस राज्य के भारतीय संघ के साथ एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया गया। तब वहां के लोगों से पूछा गया कि भैया आप लोग क्या ये बताओ कि हम भारत में शामिल हो जाएं, किसी भी तरह के कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो रेफरेंडम में पूरी तरीके से ये कहा गया कि हाँ हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे और होंगे। तो इस तरीके से क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली द पार्लियामेंट पास द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। यानी कि 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और सिक्किम भारतीय संघ का क्या हो गया, 22वां राज्य बन गया। 36वां संविधान संशोधन था और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आर्टिकल 2 को जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही आर्टिकल 2 की अगर हम बात करते हैं
तो आर्टिकल 2 जैसे ही सिक्किम भारतीय संघ का पार्ट बन गया, उसी के बाद आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 2A को निरस्त कर दिया गया, रिपेंड कर दिया गया। तो आर्टिकल 2A बेसिकली कुछ दिनों के लिए बनाया गया था, स्पेशली सिक्किम। अगर आपसे कभी कभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर पूछा था कि आर्टिकल 2A किस राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम से है। और यह बेसिकली ध्यान देना कि भारतीय संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था एसोसिएट स्टेट का, लेकिन एसोसिएट स्टेट को परिभाषित करने के लिए आर्टिकल 2A को लाया गया था। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसा कि इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज आर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। हम क्या कर सकते हैं? न्यू राज्य की स्थापना कर सकते हैं, न्यू राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अल्टरेशन ऑफ एरिया मतलब उनके एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं, उनके बाउंड्री में को चेंज कर सकते हैं और उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जो आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं नामों में परिवर्तन की बात करता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री आर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। उसके बाद कहा गया है कि ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट यानी संसद विधि द्वारा, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट आर बाय यूनिटिंग टू आर मोर स्टेट आ पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी आ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। ध्यान से समझना है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके, पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। यह आर्टिकल 3 में संसद को पूरी तरीके से राइट दिया गया। अब ध्यान देना कि जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, बेसिकली संसद को इतना पावर क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने ये जानते थे कि आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी, तमाम तरह की एक्टिविटीज होगी, तो हमें सेपरेशन ऑफ स्टेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये सारी चीजें संसद को दिया गया कि एज थिंग्स फिट, यानी जैसा आप उचित समझे यूनियन टेरिटरी के लिए आप नियम और कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट बाय लॉ के अनुसार ये कहा गया है, पहला पॉइंट आपने देखा कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र से अलग करके दो या अधिक राज्यों को या राज्य भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। डिमिनिश्ड द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकते। तो आर्टिकल 3 में क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। आर्टिकल 3 में 5 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट ये कहा गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। तीसरा है किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। चौथा है किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और पांचवा जो है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3 एंड 2।
आर्टिकल 3 और 2 का ये ध्यान देना कि 2 में जो बातें कही गई है वो आर्टिकल 3 में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है उसके आधार पर हम लोग चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 3 के और प्रोविजंस क्या क्या दिया गया। तो आर्टिकल 3 के अनुसार आप ध्यान देना, इट शैल बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान देना कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी विधेयक को दो शर्तों का पालन करने की बात कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि इट शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब यही है कि विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही दोनों में से किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। और विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही हम संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। If the proposal contained in bill affect the area, ध्यान देना, area, boundary or name of any state, the bill has referred by the president to legislature of the state for expressing its view thereon। कहने का मतलब राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के लिए क्या कर सकता है, प्रेषित करेगा, निर्दिष्ट कर सकता है। और यही नहीं, इस निर्दिष्ट में यह भी बात कहा गया है कि यह प्रपोजल, अब ये क्या क्या किया जा सकता है कि इस बिल में या तो एरिया चेंज करना हो या बाउंड्री बढ़ाना है, उनके नेम में भी नेम को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या कर सकता है कि जिस राज्य के लिए अगर यह बिल लाया गया है उस राज्य के लेजिस्लेचर को राष्ट्रपति उनका राय जानने के लिए भेज सकता है। The president shall specify the period within which the state legislature must express the view। राष्ट्रपति यह निश्चित करता है उस स्टेट का, जिस स्टेट के लिए ये सारी प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके विधानमंडल को एक लिमिटेड है, एक निश्चित समय अवधि या किसी अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल को विचार प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। If the view of state legislature is not received within a specified and extended period and second condition stands fulfilled। कहा जाता है कि यह निर्दिष्ट अवधि अन्य किसी अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त न होने की स्थिति में भी विधेयक को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब यह है कि द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, the president or parliament is not bound by the view of the state legislature, either accept or reject them even if the view are received in certain time। वो अगर certain time में नहीं किया जाता है तो आप ध्यान देना कि संसद या राष्ट्रपति, ये कहा जाता है कि संसद या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचार को स्वीकार करने और या उनके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि लेजिस्लेचर इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही इस विचार तय सीमा के भीतर प्राप्त हो गया हो। यदि पूर्व में प्रस्तुत विधेयक में संसद द्वारा संशोधन किया जाता है तो प्रत्येक बार राज्य विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना आवश्यक नहीं है। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम अमेंडमेंट बिल मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि प्रत्येक बार राज्य विधानमंडल को नया संदर्भ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य में अगर नया राज्य बनाते हैं या उनके नाम में चेंज करते हैं या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं या कहा जाता है कि उसके एरिया को बढ़ाते हैं या घटाते हैं या
किसी भी तरह का अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, तो पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उस राज्य के विधानसभा को, विधानमंडल को भेजा जाता है। विधानमंडल के पास दो ऑप्शन होता है, या तो स्वीकृत प्रदान करे या तो स्वीकृत प्रदान न करे। अगर स्वीकृत प्रदान करता है तो भी और स्वीकृत प्रदान नहीं करता है तो भी क्या होगा कि पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो उसके अनुसार से अमेंडमेंट कर सकता है। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 3 में यह संसद को पावर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ, ये जो दिया गया कि कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया, जो इंडिया में जो कंसेप्ट आर्टिकल 3 में क्या किया गया। आर्टिकल 3 empowers the parliament alter and territory and integrity state without their consent or concurrence, which differentiates the Indian federal system with that the traditional system। कहा गया है कि आर्टिकल 3 में संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि नए राज्य बनाने, उनमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। इन अदर वर्ड, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। कहने का दूसरे शब्दों के अनुसार संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्रों को पुनः निर्धारण कर सकती है। इस प्रकार संविधान का क्षेत्रीय अखंडता या राज्य के अविभाज्य अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। हेंस ये कहा गया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट नॉट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार संविधान द्वारा क्षेत्रीय अखंडता एवं राज्य के अविभाज्य अस्तित्व की गारंटी नहीं दे सकता है। देयर ऑफ इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एंड इंडस्ट्रीसिटेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रीसिबल स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि भारत को विनाशी राज्यों को अविनाशी संघ कहा जाता है। तो ध्यान देना, ये जो लास्ट लाइन आपको डिफाइन किया गया है, इसमें ये क्वेश्चन मेंस में ऑलरेडी पूछा गया है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहना सही है, इत्कसन की व्याख्या करें। तो कहा जाता है कि ध्यान देना, सेंटर चाहे तो, यानी संसद चाहे, सेंटर में कहने का मतलब होता है संसद चाहे तो राज्यों को मल्टी डायमेंशनल पार्टों में डिवाइड कर सकता है, लेकिन राज्य किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकता। अपने न टेरिटरी में परिवर्तन कर सकते, राज्य क्षेत्र में न परिवर्तन कर सकता, नाम अपने नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये सारे राज्य, ये किसको अधिकार दिया गया है? संसद को ये अधिकार दिया गया है। इसी आधार पर कहा गया है कि राज्यों का विनाश जब चाहे तब कर सकते हैं। आज मान लो कि कोई स्टेट है, उस स्टेट में आज जो भी है, कल चाहे तो हम उसमें 4 स्टेट, अगर पार्लियामेंट चाहे तो 4 स्टेट क्या 10 स्टेट बना सकता। हो सकता है कि ईच डिस्ट्रिक्ट को एक क्या किया जा सकता है कि स्टेट बनाया जा सकता है। तो ये पॉलिटिकली मैप को भी चेंज कर सकता है और कभी भी राज्यों को ये गारंटी नहीं दिया गया है कि आप जैसे हो वैसे ही रखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कंसेप्ट ऑफ इंडिया, स्टेट इन इंडिया में ये कहा गया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, क्योंकि इसमें राज्य का कोई महत्व नहीं है। पार्लियामेंट जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं, आप ध्यान देना, कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन यूएसए। तो अब हम थोड़ा सा यूएसए के संविधान से इसकी चर्चा कर लेते हैं। वाइल इन अमेरिका वेयर द फेडरल सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ कंपैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट ऑब्वियस दैट द एग्रीमेंट कुड नॉट altered without the consent of state who are party to it. That is why American Federation has been described unstable union of the industrial state। जो कहा जाता है, ध्यान दें कि उल्लेखनीय है कि अमेरिका के संघीय प्रणाली में, अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, स्वतंत्र राज्यों के मत समझौते का परिणाम है। आप देखोगे कि यहां जो समझौता नहीं है, भारत में राज्यों का समझौता नहीं है, लेकिन अमेरिका में क्या कहा गया है कि राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम है।
ये रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्ट आर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम है। उसके बाद यह कहा गया है कि संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। यानी उनमें कोई भी चीजें, चाहे राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, चाहे राज्य की सीमा का सीमांकन करना हो, या राज्य बनाना हो, या उनके एरिया को बढ़ाना घटाना हो, वो किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब भी उनको संशोधन लेना करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, जो संबंधित राज्य है उस संबंधित राज्य से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर उसकी अनुमति हाँ है तभी आप कर सकते हैं, अगर उनकी अनुमति नहीं है तो नहीं है। यहाँ ठीक उल्टा है। आप ध्यान देना कि यहाँ ठीक उल्टा होने का मतलब होता है कि भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि सेंटर को सबसे ज्यादा पावर दिया गया है, यानी पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा पावर इसलिए दिया गया है कि राज्य अपने अनुसार कोई काम ना कर सके। जबकि अमेरिका में इस तरह की बातें फेडरल सिस्टम में ये कहा गया है कि राज्य के परमिशन के बिना या राज्य की अनुमति के बिना सेंट्रल वहां का क्या कर सकता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, या चाहे राज्य के परिवर्तन की, या नए राज्य बनाने की, या क्षेत्रफल को घटाने बढ़ाने, या उसके नाम को या नोमेनक्लेचर में चेंजेस करने के लिए किसी भी तरह का कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए वहां कहा जाता है ये इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट, इसका का मतलब यही होता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी जब चाहे तो राज्यों को भी अविनाशी, अविनाशी मतलब जैसा अगर राज्य चाहेगा तो सेंट्रल मिलकर कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब ध्यान देना कि प्रारूप समिति या पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत को ऐसा क्यों किया। भारत को इसलिए क्या कि कल के डेट में आप पता है कि भारत में मल्टी डायमेंशनल डाइवर्सिटीज है, यानी डाइवर्सिटीज बहुआयामी है। और बहुआयामी में आप समझ सकते हो कि रीजन के अनुसार, खान पान के अनुसार, भाषा के अनुसार, धर्म के अनुसार, समुदाय के अनुसार, वर्ग के अनुसार, पंथ के अनुसार, जात के अनुसार बहुत तरह की डाइवर्सिटीज है। तो उस डाइवर्सिटी के अनुसार कल अगर राज्य को पावर दिया जाता तो पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्र अपने राज्य का बना लेते, और इस तरीके से जो हमारे इंटीग्रिटी शब्द जो हमारे प्रियम्बल्स में दिया गया, और इंटीग्रिटी जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाती। और शायद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़े सोच समझ के ये स्टेप लिया कि भारत में यूनियन का कॉन्सेप्ट होगा, न कि फेडरल का होगा। और फेडरल का सिस्टम ना अपना के उन्होंने यूनियन सिस्टम अपनाया। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डी डी बसु साहब। डी डी बसु ऐसे भी संविधान के बहुत बड़े विद्वान है, स्कॉलर है। तो अगर इंडिया प्रोस्पेक्टिव में अगर डी डी बसु साहब की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डी डी बसु आर्ग्यू दैट द सच ये लिबरल पावर ऑफ द गारंटी एंड इंडियन पार्लियामेंट बिकॉज द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड बेस हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकली रीजन रेदर देन सोशल कल्चर लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द पीपल देमसेल्व्स। अर्थात ये कहा गया है कि भारतीय संदर्भ में डी डी बसु के अनुसार भारतीय संसद को इस तरह की उदार शक्ति दिए जाने के पीछे प्रमुख तर्क यह है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रांतों को समूहीकरण ऐतिहासिक और राजनैतिक कारकों के आधार पर था, न कि स्वयं के लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विभाजन के आधार पर। संविधान द क्वेश्चन ऑफ ये रिकॉग्नाइजिंग द यूनिट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल elements and indeed raised at the time of making of constitution, but then there was not enough time undertake the huge task considering the magnitude of the problem। कहा जाता है कि संविधान के निर्माण के समय प्रांतों के प्राकृतिक संरेखण के अनुसार उन्हें पुनर्गठन पर प्रश्न उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस समय समस्या की जटिलता को देखते हुए इस विशाल कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लिया जा सका। यानी उस समय इतनी ये सारी चीजें जा रही थी, मतलब इतना विशाल भारत को इस पर कोई काम नहीं किया गया। तो कुल मिला के अकॉर्डिंग टू डी डी बसु के अनुसार यही कहा गया है कि हमारे जो
पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने हिस्टोरिकल और पॉलिटिकली रीजन के आधार पर उन्हें न कि सोशल कल्चर और लिंग्विस्टिक डिवीजन किया था, और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि डीडी बसु ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, और उन्होंने भारत के ये लिबरल पावर जो कहा जाता है कि भारतीय संसद को ये जो लिबरल पावर दिया गया, उदार शक्ति दिया गया है, वो शायद सही और सटीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल के अनुसार क्या, देयर इज इंस्टेंस वेयर द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पास्ड रेजोल्यूशन क्रिएट ए न्यू स्टेट, but constitutionally state cannot be initiate the process of creation of state. It must start from the Union Council of Ministers advising the President and recommend the introduction of the bill in the Parliament. अब ध्यान देना कि ऐसे कई उदाहरण जहां राज्य विधानमंडलों ने नए राज्यों के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किए, लेकिन संवैधानिक रूप से कोई राज्य नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकता है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति की पूर्वानुमति द्वारा ऐसे विधेयक संसद में पेश करने से होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट ये नहीं दिया गया है कि वो नए राज्य के या अपने राज्यों के सीमा में सीमांकन करने या क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकते, किसी भी तरह का कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं के सलाह पर और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के आधार पर हम कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण जो है 2011 में 2011 में यूपी में मायावती सरकार ने किया था। द मोशन ऑफ पास टू उत्तर प्रदेश असेंबली नवंबर 2011 डिवाइडेड इनटू, ये डिवाइड द स्टेट इनटू 4 पार्ट, पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड। ये ओनली सजेस्टिव वैल्यू बट नो मटेरियल सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। ये कहा गया कि 2011 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य को 4 भागों में पूर्वांचल, पश्चिमी प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अगर हम बात करें, जिसका केवल सांकेतिक मूल्य था, जबकि संवैधानिक रूप से उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमने ये देखा अभी तक के आर्टिकल 3 के ये 4 पार्टों के संविधान में अगर देखा गया है कि इंडिया के संविधान में स्टेट को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, यूएसए के संविधान में किस तरह, डीडी बसु के अनुसार किस तरीके से किया गया, स्टेट लेजिस्लेचर को किस तरह के पावर्स दिए गए हैं, उसकी हम बात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में क्या बातें कही गई हैं? आर्टिकल 4 में लॉ, ये जो कहा गया है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइडेड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल आर कंटेनिंग सप्लीमेंट इncidental एंड consecutive प्रोविजन आर नॉट टू बी डीम्ड एंड amendment this constitution of purpose of article 368. This means that such law can be passed by the simple majority by the ordinary legislative process. कहने का मतलब यही होता है कि आर्टिकल 4 में संसद को यह पावर दिया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए वो नियम और कानून बना सकता है, लेकिन यह नियम और कानून जो होगा वो बेसिकली आर्टिकल 368 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, यानी कि वो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जाता है कि ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अनुसार, यानी साधारण मेजोरिटी के अनुसार, यानी कि साधारण विधेयक पर या साधारण विधेयक के माध्यम से बहुमत के आधार पर क्या किया जाता है कि हम उस राज्य में परिवर्तन किया, आर्टिकल 2 और 3 में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन करने का मेन उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 4 में यह बातें कही गई हैं, और क्या कही गई हैं कि इस आधार पर यह कहा गया है कि किस तरीके से। तो आप देखोगे आर्टिकल 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन इस संदर्भ में अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों के उपबंध के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियां
जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका अर्थ यह है कि ऐसी विधियां साधारण बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से पारित किया जा सकता है। ये क्या किया जाता है? साधारण विधेयक से। तो आर्टिकल 1 से 4 तक आपने देखा मल्टी डायमेंशनल इसके डिफिनीशन और उसके यूजेज और उसके प्रभाव। अब है इशूज इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी भारतीय क्षेत्र के, ये अगर हम बात करें तो भारतीय क्षेत्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले यह बात कहा गया कि एडजस्टिंग द एग्जिस्टिंग डिमांड द ऑफ स्टेटहुड की बात अगर इन्होंने कहते हैं कि किस तरीके से ये क्या प्रॉब्लम है कि एडजस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ द स्टेटहुड की जो बात कही गई है कि किस तरीके से यह परिवर्तन किया जा सकता है और कैसे परिवर्तन में लाया जा सकता है या कितने तरह के इश्यूज हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग यह परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह बात किया गया है। तो आप देख सकते हैं और इसी के आधार पर हम लोग यह बातें कह भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं SRC। SRC का मतलब होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट जो कहा जाता है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुड नीड एडजस्टिकेट ऑन अदर एक्चुअली एग्जिस्टिंग डिमांड द स्टेट जो गोरखालैंड, विदर्भा, बोडोलैंड, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, ये इस तरीके से बातें कही गई है। ठीक है। और द क्वेश्चन एट दैट future SRC should not easily find the answer that the right side of state. There is no one size fit all abstract answer to which region should become state. State can only merge as a comprise and balance between region and politically cultural identities and demands for the recognition geographical and economical factor. कहा जाता है, आप ध्यान देना कि इसमें दिया कि एडजस्टिंग एज एग्जिस्टिंग डिमांड्स ऑफ द स्टेटहुड राज्य के दर्जे की मौजूदा मांग के निर्माण। तो ये आप ये सकते हैं कि भविष्य में गठित होने वाले गोरखालैंड, विदर्भ, बोडोलैंड, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश एवं अन्य जगहों में राज्य के दर्जे की वर्तमान मांगों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। भविष्य में किसी भी SRC के लिए एक ऐसे प्रश्न राज्य के सही आकार एवं उत्तर खोजना आसान नहीं होगा। किस क्षेत्र को राज्य बनाया जाना चाहिए, इसका सार्वभौम या उसके लिए स्वीकार्य उत्तर नहीं है। राज्य केवल क्षेत्रीय राजनीतिक सांस्कृतिक समरूपता एवं पहचान की मांग भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों के बीच समझौता या संतुलन के रूप में उभर सकते हैं। तो ये एडजस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ द ये स्टेटहुड था। अब आपका ये कहा गया है कि हु शुड डिसाइड इफ न्यू स्टेट आर टू बी क्रिएटेड। ये जो कहा गया कि हु शुड डिसाइडेड, ये ध्यान देना, नए राज्यों को बनाए जाने का निर्धारण कौन करेगा। अ न्यू SRK might wish to ask and should decide whether new state and created। ठीक है। यह कहा गया है कि नई ARC को निश्चित रूप से यह प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि नए राज्य को बनाया जाना, इसका निर्धारण कौन करेगा। It is the interesting feature Indian constitutional settlement and despite the centralized nature of Article 3 which effective give the central government and power up to make break state and real ये battles over the state division and fight the state level areas। कहा जाता है कि यह भारत के संवैधानिक व्यवस्था की एक दिलचस्प विशेषता है कि अनुच्छेद 3 की केंद्रीकृत प्रवृत्ति यानी सेंट्रलाइज जो नेचर ऑफ आर्टिकल 3 में जो दिया गया के बावजूद राज्य विभाजन पर वास्तविक संघर्ष राज्य स्तर के परिदृश्य में किए जाते हैं और नए SRC को
इस विचार करना चाहिए कि क्या विभाजन का समर्थन करने के लिए राज्य विधान मंडल के संकल्प को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए. इट मे बी कंसिडर्ड वेयर द स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द बाइफर्केशन एंड शुड बी मेड बाय नेसेसरी रिक्वायरमेंट. यानी कहने का मतलब है कि नई एआरसी इस विचार करना चाहिए कि क्या विभाजन का समर्थन करने के लिए राज्य विधान मंडल के संकल्प को अनिवार्य किया जाना चाहिए. तो ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा पावर देने की वजह से ये सारी प्रक्रिया हुई थी. अब आपको ये जानना होगा कि डज इंडिया नीड मोर स्टेट. क्या भारत में और राज्यों की आवश्यकता है. इंडिया सिट्स एट द बॉटम ऑफ फेडरल लीग टेबल एंड नंबर ऑफ स्टेट पर कैपिटा पॉपुलेशन. कहा गया है कि भारत प्रति राज्य जनसंख्या के अनुसार राज्यों की संख्या के मामले में संघीय देशों की तालिका में सबसे नीचे आता है. इट हैज एवरेज ओवर 35 मिलियन पीपल पर स्टेट. इसका प्रति राज्य जनसंख्या औसत जो है 35 मिलियन है. दैट कंपेयर द about 7 million people in Brazil, 6 million USA और 4 million in Nigeria. जो कि तुलनात्मक रूप से ब्राजील में 7 मिलियन, अमेरिका में 6 मिलियन और नाइजीरिया में 4 मिलियन है. However, the geographical terms, the size of state less startling. ये कहा भी गया कि हालांकि भौगोलिक दृष्टि से राज्यों के आकार अधिक बड़ा नहीं है. अमेरिका का इंडिया स्टेट हैज एवरेज अबाउट 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज कंपेयर्ड द ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन यूएसए एंड ओवर 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन ब्राजील. ये कहा जाता है कि हालांकि भौगोलिक दृष्टि से राज्यों का आकार अधिक बड़ा नहीं है. अमेरिका में लगभग ये कहा जाता है कि भारत में 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है एवरेज. जो भारत के जो राज्यों की साइज है, औसत जो इनकी लंबाई चौड़ाई है या क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, औसत क्षेत्रफल जो है 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर पे है. जबकि अगर हम यूएसए की बात करें तो 2 लाख होगा और ब्राजील की बात करें तो 3 लाख है. ये 3 लाख किलोमीटर है. ये उसके बाद ये कहा गया है कि जर्मन लैंडर्स मच स्मॉलर एंड एवरेज 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड स्विस कैंटन्स एंड एवरेज ओनली 1588 स्क्वायर किलोमीटर है. जर्मन राज्यों का औसत क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि स्विस कैंटन का औसत केवल 1,588 स्क्वायर किलोमीटर ही है. So in per capita terms in lags behind other federal system, but it is not जो आउटियर टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन. अतः प्रति राज्य जनसंख्या के अनुसार राज्यों की दृष्टि से अन्य संघीय देशों के पीछे है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से यह उनके लगभग बराबर या थोड़ा सा ही कम है. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या, तो अगर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार देखें तो इस पे इस तरीके की परिभाषा किया जा सकता है. इज देयर इन ए नीड सेकेंडरी रिकॉग्निशन कमीशन. क्या द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता है. The increasing demand the new state raised a number of questions with regard the well-being India's federal democratic polity. नए राज्यों की बढ़ती मांग द्वारा भारत की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में कुछ प्रश्न उत्पन्न किए गए हैं. संघीय पुनर्गठन के मुद्दे का समाधान करने के लिए किसी भी ढांचे को तैयार करते समय 4 उपायों पर विचार किया जाता है. तो देयर आर 4 मीजन मस्ट बी कंसिडर्ड. ये कहा गया है डिवाइजिंग एनी फ्रेमवर्क एड्रेस द इशू ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि संघीय पुनर्गठन के मुद्दे का समाधान करने के लिए किसी भी ढांचे को तैयार करते समय 4 उपायों का क्या किया गया है कि विचार किया जाना चाहिए.
पहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, यानी एक अस्थाई राज्य पुनर्गठन, ये एक अस्थाई राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होना चाहिए। अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द डिमांड अ न्यू स्टेट इमिनेंट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट एट द सेंटर, नए राज्य की मांग राज्य विधायिका द्वारा उत्पन्न हो, केंद्र से नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या करना चाहिए? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान में क्या होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल वायबिलिटी रेदर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ये कहा गया है कि राजनीतिक विचार के स्थान पर आर्थिक एवं सामाजिक व्यवहार्यता के आधार पर परीक्षण की मांग किया गया है कि जो भी डिसीजंस लिया जाए वो राजनीतिक व्यवस्था पर न लेकर उसकी आर्थिक और सोशल वायबिलिटी के आधार पर लिया जाए। Clear cut safeguard the encourage and democratic concern like development and governance rather than religion, caste, language, valid ground of the new state। ये कहा जाता है कि धर्म, जाति और भाषा को नए राज्य के गठन को वैध आधार बनाने के बजाय विकास और शासन जैसे लोकतांत्रिक मुद्दों को प्रोत्साहन करने से ज्यादा अधिक सुरक्षित और अच्छा होगा। कहने का मतलब यही होगा कि अगर भारत में राज्यों का कंसेप्ट, अगर नए राज्य का कंसेप्ट अगर बनाना है तो उसके लिए लोकतांत्रिक मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास और गवर्नेंस की बात होनी चाहिए, न कि वहां के धर्म, जाति और भाषा के आधार पर होना चाहिए। There have long been called and establishment of second state recognized commission to take more comprehensive look at the shape and size in India state. If one were establishment new SRC might address follow range questions. फॉलो मतलब कि कुछ क्वेश्चंस इसके हैं। अधिक व्यापक अवलोकन करने के लिए लंबे समय से द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग की जा रही है। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर जो मैंने पूछा है और बहुत सारे क्वेश्चन एराइज किए गए हैं। डिमांड ऑफ न्यू स्टेट इज ट्रेड द यूनियन यूनिटी ऑफ नेशन, ये क्या है कि जो नए राज्यों का अगर हम बात करते हैं, डिमांड करते हैं, तो क्या हमारी यूनिटी के लिए यानी अखंडता के लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई और भी चीजें हो सकता है, तो उसके आधार पर हम लोग को ये देखना होगा कि कौन कौन सी हमारी अखंडता या इस तरह की कोई अगर बातें हैं तो क्या क्या चीजें किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पे किस तरह की बातें किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रामचंद्र गुहा आर्ग्यू दैट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा गया है कि रामचंद्र गुहा के अनुसार कि भारत में जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर किया जाए तो अच्छा होगा, और इसी के आधार पर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान हैज डिवाइडेड एंड श्रीलंका सब्जेक्ट टू प्रोटेक्टेड सिविल वार बिकॉज Bengali speakers, the former, and Tamil speakers little case and deny an autonomy and dignity wanted and deserve। कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान में डिवाइड हुआ, श्रीलंका में डिवाइड होने का मेन रीजन ये सिविल वार इसलिए होगा कि भाषाई आधार पर इन सारी चीजों को किया गया, और भाषाई आधार पर जब किया गया तो इसके आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं भाषाई आधार पर इसलिए हुआ, तो उसकी पहचान के लिए आप ध्यान देना, रामचंद्र गुहा का तर्क था कि भाषाई राज्यों के गठन ने भारत की एकता की रक्षा की है। पाकिस्तान विभाजन हो गया और श्रीलंका में दीर्घकालीन गृह युद्ध हुआ क्योंकि पाकिस्तान के मामले में बंगाली भाषियों और श्रीलंका के मामले में तमिल भाषियों की उस स्वायत्तता और गरिमा से वंचित रखा गया जिसके वे हकदार थे। रियल में बंगाल पाकिस्तान का डिवाइड इसी बेस पे हो गया कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो बेसिकली
अपना अरबी और उर्दू लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन पूर्वी जो था वो बंगाल थे, जिसकी वजह से सामंजस्यता नहीं हो पाई। दूसरा है श्रीलंका की अगर बात करें तो सिविल वार इसलिए हुआ था कि उसमें श्रीलंका में तमिल भाषियों को और उनके रीजनल जो सिंगली लैंग्वेज है इसको लेकर ये प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद आप देखोगे कि ऑन द अदर हैंड द फैक्ट इंडिया सिटीजन वेयर फ्री to educate and administration their own language and created to feel the comfort and security। दूसरी ओर भारत के नागरिकों को उनकी ही भाषा में शिक्षित होने, खुद को प्रशासित करने की स्वतंत्रता ने उसे आश्वासन, उत्तरदायित्व और सुरक्षा की भावना पैदा की है तथा पहचान की संकट को उत्पन्न होने से रोका है। तो जो क्या कहा गया है कि उसमें आप देखोगे कि eminent scholar many view the linguistic state and necessary and earlier stage Indian independent, but it may be time to further recognition of India। इस तरीके से आप देखोगे कि दूसरी ओर भारतीय नागरिकों के भाषा शिक्षित होने के लिए कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन देमसेल्फ ओन लैंग्वेज एंड क्रिएटेड फीलिंग कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, मतलब उन्हीं के भाषा में सुरक्षा की भावना होगी और इससे क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस जो होती है उसको रोका जा सकता है। उसके बाद द पेट्रोनेट्स ऑफ तेलंगाना, विदर्भा, गोरखलैंड ऑल द रोबस्ट केस। इस प्रकार से अगर ये कहा गया है, आपको पता भी होगा कि प्रख्यात विद्वानों का अन्य और कई को मानना है कि भाषाई राज्य भारतीय स्वतंत्रता के प्रारंभिक दौर की आवश्यक थे, लेकिन अब राज्यों को एक पुनर्गठन का समय आ गया है। हाल ही में तेलंगाना का निर्माण इसका एक उदाहरण है। विदर्भ और गोरखालैंड आदि समर्थकों के पास ही मजबूत मुद्दे हैं। ये क्षेत्र पर्यावरणीय सांस्कृतिक अर्थ में बेहतर रूप से परिभाषित है और ऐतिहासिक रूप से राज्यों को अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हिस्से द्वारा उपेक्षित रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं देयर इज ए वेल डिफाइंड एंड इकोलॉजिकल कल्चर सिंस देन हिस्टोरिकल एंड नेग्लेक्टिंग द मोर द पावरफुल रिचर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि ये पर्यावरणीय और संस्कृति अर्थ में बेहतर रूप से परिभाषित है और ऐतिहासिक रूप से राज्यों को अधिक शक्तिशाली या समृद्ध हिस्से द्वारा उपेक्षित रहे हैं, यानी उनको क्या क्या उपेक्षा किया गया है। After 72 years the independent, there need no longer be any fear and unity of India and the country not about ये होता है Balkans and the real problem Indian today with the quality in governance smaller state may be one way of address the problem। आजादी के 72 वर्षों बाद भारत की एकता के बारे में किसी भय की आवश्यकता नहीं रह गई है। भारतवर्ष अखंड रहेगा। आज भारत की वास्तविक समस्या शासन की गुणवत्ता और छोटे राज्य इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में हमने छोटे राज्य और बड़े राज्यों के विषय में बताया कि छोटे राज्य बनाने का क्या उद्देश्य है और क्या उससे लाभ हो सकते हैं और क्या हानियां हो सकती है। अब ये होता है अल्टरनेटिव्स टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। अगर हम लोग क्या कहते हैं अल्टरनेटिव टू न्यू स्टेट का मतलब क्या होगा कि क्या हम नया राज्य, क्या भारत में नया राज्य बनाना ही एक विकल्प है और नया राज्य बनाने का विकल्प अगर है तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या नए राज्यों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध विकल्प क्या है, तो अन्य अतिरिक्त उपलब्ध क्या है। तो a new ARC that the ground of creation new state administrated efficiently and then other alternative creation new state could address some of the concern। ये नए SRC है कि अगर नए राज्यों के निर्माण के आधार पर प्रशासनिक दक्षता, तो क्या नए राज्यों का निर्माण कोई अन्य विकल्प भी है जो संबंधित मुद्दों को निवारण कर सके। तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो इसके अनुसार से इन सम केसेस बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल रिसोर्स एंड बेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल एंड डिजायर रिजल्ट रेदर देन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। कुछ मामलों में केंद्रीय संसाधनों को बेहतर वितरण एवं राज्य स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं को सत्ता का बेहतर हस्तांतरण नए राज्य बनाने से अधिक वांछित परिणाम दे सकता है। Here is might to be noted and state extremely mixed and record the extent
to which they empowered sub-state institutions such as the municipal corporation, autonomous regional councils or पंचायती राज institutions। कहा गया है कि यहाँ एक उल्लेखनीय किया गया जा सकता है कि नगर निगमों, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों या पंचायती राज्य संस्थाओं के रूप में उप राज्य संस्थाओं को अधिकार देने में राज्यों का बहुत हद तक मिश्रित परिवर्तन रहा है। ठीक है, अब उसी के बाद अगर देखते हैं कि इन केस तेलंगाना constituency urban governance Hyderabad is still under exposed and domination, further administrative especially remains the capital in Telangana and आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कैपिटल को लेके हैदराबाद की बात चल रही थी, उसके बाद this touch important issue around the administration and big city and relationship the state government continue address a large rural electoral too। यानी नए राज्यों को उन नए राज्यों को बनाने से बेटर है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर और बिग सिटी को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्रूव और अच्छे तरीके से किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद there are questions so effect and metros and will likely observe more demand and coming years administrative setup other big city Mumbai and Bangalore order of the increased autonomy and state government। इसको जिस तरीके से एक बिग सिटी के रूप में मुंबई और बेंगलोर को डिमांड किया जाएगा कि उसको ऑटोनॉमी कर दिया जाए फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये भी उचित नहीं है। जिस तरीके से डिमांड आ रहा है, आने वाले दिनों की परिस्थितियों के अनुसार इसका डिस्क्रिप्शन दिया हो सकता है। द फर्दर एआरसी कुड यूजुअली कंसीडर्ड प्लेस टू सिटी और मेगा सिटी विद इन न्यू स्टेट सेटअप। और इसके लिए उन्होंने क्या कर रहा है कि नए राज्यों के कंसेप्ट के लिए और मेगा सिटीज पे ही नए राज्यों को बनाने के लिए जो सेटअप तैयार करेगा उसके लिए एक विशेष प्रावधान के तहत किया जाएगा, जिसके आधार पर यह निश्चित होगा। अब आपको ध्यान देना, ये जो अभी तक आपने देखा है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी से पॉसिबल क्वेश्चन से राइज। अगर हम लोग परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आपके क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट द ओपिनियन ऑफ वेरियस स्कॉलर अबाउट यूनियन एंड स्टेट ऑफ यूनियन, व्हाट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ रियल यूनियन, एनालाइज द नेचर ऑफ इंडियन, रिव्यू द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, हाउ अ न्यू स्टेट फॉर्म द इंडिया, व्हाई आर द डिमांड द separate like Vidarbha Bundelkhand considered recently by the government, discuss the major non-constitutional factor affecting the federal polity in the India, what is the principle of fundamental characteristics of the Indian constitution given by the judiciary, discuss the major constitutional factor affecting the federal polity in India, define the following word regional council or state रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसी के आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अभी तक आप ये अगर पूरा यूनियन एंड टेरिटरी को आपको फुल स्टडी करना है तो आपको पार्ट 1 वीडियोस जो दिया गया वो और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके आप इस पूरे यूनियन एंड टेरिटरी का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और इस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना। इन केस अगर किसी भी तरह का डाउट होता है और किसी भी तरीके से होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं कि कमेंट दे सकते हैं। इस क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग करके मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले। अब आपको एक नए अंदाज में एक नए सिरे से यूपीएससी के अध्ययन के लिए हम लोग एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यूपीएससी का बदलता पैटर्न आज के डेट में है, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वह दिन दूर नहीं, आप सिलेक्शन की लिस्ट में रहेंगे। और मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को भरपूर फायदा उठाएंगे, इस वीडियो का भरपूर फायदा उठाएंगे और उस वीडियो को पूरा देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे, तभी यूनियन टेरिटरी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तेजस आईएएस एकेडमी के तरफ से आपको सहृदय आभार व्यक्त किया जाता है इस वीडियो को देखने के लिए। एनी इंक्वायरी कॉल 70497236